Hello friends, how are you? Welcome to Republica class. Today's topic for discussion is industry in India. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इकोनॉमी का और इंडस्ट्री का कह लें तो इंडस्ट्री इकोनॉमी के इंडस्ट्री वाले पार्ट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडस्ट्री इन इंडिया है, यानी डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी भारत में इंडस्ट्री का विकास कैसे हुआ है, भिन्न भिन्न इंडस्ट्री का। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट की क्या रही है अलग अलग टाइम में, जिसमें 1948 का आफ्टर इंडिपेंडेंस में 1948 का हमने देखा, 56 का देखा, फिर 70 का देखा, 80 का 77 का देखा, 80 का देखा, फिर 1991 का। तो पिछले क्लास में हम लोग पॉलिसी को देख चुके हैं। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को हम लोग देखते हैं। भारत में जहाँ तक इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की बातें हैं तो भारत एंशिएंट टाइम से ही भारत की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी रही है और यहाँ पर सूती वस्त्र का, टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शंस काफ़ी अच्छा रहा है। एंशिएंट टाइम में भी, मेडिवल में भी हमारा एशिया के साथ, यूरोप के कंट्री, अफ्रीका के कंट्री के साथ हमारा जो ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इंडिया के पक्ष में रहा है। और वर्तमान समय में भी अगर केवल हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भारत को भारत के जीडीपी में 4% का कंट्रीब्यूशंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 14% जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वह यहाँ से आ रहा है और 11% हमारा जो एक्सपोर्ट है वह टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट से हमारा एक्सपोर्ट होता है, उसमें उसका कंट्रीब्यूशन है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है इंडिया के लिए पहले भी और वर्तमान समय में भी। अब जहाँ तक मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन की बातें हैं तो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत 1818 में हम लोग देखते हैं कि जब कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने का कोशिश होता है। हालांकि वह सफल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर वहीं 1854 में आकर के बॉम्बे के पास, बॉम्बे में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया जाता है कवास जी डावर जी के द्वारा। ठीक है, पारसी थे और पारसी लोगों का इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। संख्या में इनकी एक काफ़ी माइनॉरिटी में होते हैं, इनकी संख्या काफ़ी कम है, बट बिजनेस माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा है। तो 56 से प्रोडक्शन शुरू होता है। इसी बीच में 55 में, यानी 1855 में कोलकाता के पास रिसरा में जूट इंडस्ट्री भी लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को, मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम देख सकते हैं 1854-55 के काल में। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और भी हम आगे बढ़े तो 1907 में जब स्वदेशी आंदोलन के बाद, जब बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन के बाद इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, क्योंकि वहाँ पर देसी वस्तुओं की प्रोडक्शन पर जोर दिया गया था, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने की बातें कही गई थी। तो स्वदेशी उद्योगों की स्थापना यहाँ से तेजी पकड़ता है और इसी टाइम में 1907 में 26 अगस्त, 26 अगस्त को जमशेदजी टाटा जी के द्वारा, जमशेदजी के द्वारा टिस्को की स्थापना की जाती है। टाटा आयरन स्टील्स कंपनी की स्थापना होती है
और यह इंडिया में हैवी इंडस्ट्री के दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, जो कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का एक बैकबोन है। और सेल के बाद सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला अभी भी टिस्को है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, 26 देशों में इसका प्रोडक्शन होता है। तो 1907 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। तो खैर इसको हम लोग देखेंगे आयरन इंडस्ट्री वाले में डिटेल में। अभी थोड़ी सी तो हिस्ट्री हो गई। अब है कि जो इंडस्ट्री को लगाया जाता है तो उसमें कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल्स को देखा जाता है कि रॉ मटेरियल शुड बी नियर बाई, उस एरिया के आसपास में होना चाहिए। फिर पावर प्रोडक्शन वहाँ होना चाहिए क्योंकि पावर की सप्लाई ज़रूरी है। मार्केट एक्सेस होनी चाहिए, चीप लेबर होनी चाहिए, आदि जैसी चीज़ें होती हैं। तो पूरे इंडिया में 8 इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, जोन है, जहां पर इंडस्ट्री बड़ी संख्या में लगा हुआ है। उस जोन को हम लोग देखेंगे। उससे पहले इंडस्ट्री का जो टाइप्स है उस टाइप्स को हम लोग देखें, ठीक है। तो इंडस्ट्री का जो टाइप्स है उस इंडस्ट्री में कई टाइप्स का इंडस्ट्री होता है और उसमें क्या है, इंडस्ट्री का जो टाइप होता है वह कई आधारों पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो एक तो साइज के आधार पर इंडस्ट्री होता है। तो साइज के आधार पर एक मीडियम आपका लार्ज इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। लार्ज इंडस्ट्री देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी हुई है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगा। और जैसा कि मैं बताया कि सारा PDF फॉर्मेट आपको रिपब्लिका IAS के ऐप पर अवेलेबल होगा, ठीक है। तो उसको आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे, रिपब्लिका IAS के ऐप को। अच्छा, तो साइज के हिसाब से अगर देखें तो लार्ज साइज का, फिर मीडियम साइज का, लार्ज में आपका हैवी इंडस्ट्री वगैरह आ गया, ठीक है। फिर मीडियम साइज का इंडस्ट्री, फिर स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, माइक्रो इंडस्ट्री। तो ये सारी साइज के आधार पर इंडस्ट्री का कैटेगराइजेशन है, ठीक है। तो जो लार्ज इंडस्ट्री है या हैवी इंडस्ट्री है वह क्या है कि जो हमारी सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग थी, 5 ईयर प्लान में, उसमें 56 से लेकर के, ठीक है, 56 से लेकर के 61 तक के काल में सेकेंड 5 ईयर प्लान में काफ़ी जोर दिया गया है। साथ ही थर्ड 5 ईयर प्लान में भी हैवी इंडस्ट्री वगैरह लगा है, जैसे बोकारो वगैरह है, ठीक है। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान में साउथ के स्टेट्स में, फोर्थ और 5th में साउथ के स्टेट्स में यह इंडस्ट्री वगैरह लगा है। तो यह तो साइज के आधार पर हो गया। दूसरा इसका क्लासिफिकेशन ऑनरशिप के आधार पर है। तो ऑनरशिप के आधार पर पब्लिक सेक्टर की, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर की, और तीसरा है ज्वाइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स, ठीक है। तो ये तो ऑनरशिप के आधार पर इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन है। एक जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होता है प्रोडक्ट्स के आधार पर, तो प्रोडक्ट्स के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। ये सारी चीज आपको कहीं न कहीं याद रखना, हो सकता है प्रश्न आ जाए, ठीक है। तो इस 8 में क्या है, पहला है मेटलर्जिकल इंडस्ट्री जो होती है, जो मेटल आधारित इंडस्ट्री है वह होता है। दूसरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है। तीसरा है केमिकल एंड एलाइड। ये देखिए, ये प्योर आपका मेटलर्जिकल जो इंडस्ट्री है वह क्या है, वह आपकी हैवी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और जो हमारे जो मिनरल्स हमारे हैं वह कहीं न कहीं रॉ मटेरियल ग्रुप में यहाँ पर काम करता है, ठीक है। सेकंड में भी वही बातें हैं, दूसरे से जुड़ा हुआ है, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्री जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर जो फोर्थ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यह आपका एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और साथ ही जो 5वां है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो
यह भी आपकी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। अगर बिहार की बातें अगर स्पेशली करें, बिहार जैसे राज्यों में इसका जो नंबर 4 टेक्सटाइल इंडस्ट्री का और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, खासकर 5th फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना। फिर छठा में आता है, 6th में आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस। तो इसमें हैवी इंडस्ट्री की तरह रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बातें हैं वहीं, ठीक है, और साथ ही फिर कम्युनिकेशंस है, ठीक है, कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो ये आपका सर्विस सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा है। अब अलग अलग यह जो 8 टाइप्स है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के आधार पर इंडस्ट्री का, अब हम अलग अलग देखते हैं कि इंडिया में जो अलग अलग क्लस्टर है, जो जोन बनाया गया है, और किस जोन में किस आधार पर वहाँ की विशेषता क्या है, ठीक है। तो उस जोन को हम लोग देखें कि पूरे इंडिया को कितने जोन में बांटा गया है, इंडस्ट्रियल जोन या क्लस्टर के रूप में, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशंस मैक्सिमम वहाँ पर कंसंट्रेटेड है, ठीक है। इसके लिए मैप हम लोग देखें, यह है इंडिया का मैप है, और पूरे इंडिया को, ये देखिए, पूरे इंडिया को 8 भागों में हमने बांटा है। हमने मतलब मैं नहीं बांटा हूँ, मतलब ऑफिशियली, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक्स का क्रक्स है। तो इसमें अगर हम एरिया के हिसाब से ऊपर से नीचे की ओर अगर हम देखें, तो जो सबसे एक महत्वपूर्ण है वह क्या है, हुगली रीजन। हुगली रीजन से पहले भी आप देखिए कि छोटा नागपुर का जो रीजन है, ठीक है, इसको ऐसे देखिए और इसको, ठीक है, ये आपका छोटा नागपुर रीजन है। और छोटा नागपुर रीजन क्या करता है, क्रिसेंट बनाता है, ठीक है। यह थोड़ा सा पार्ट छत्तीसगढ़ का लेता है। यहाँ पर क्या है, मिनरल्स का, जो हमारे मिनरल्स आइटम है उसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। छोटा नागपुर प्लेट्स का यहाँ पर विस्तार है इस एरिया में, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार का आयरन ओर वगैरह, विभिन्न प्रकार की धातु मिनरल्स वगैरह की एबिलिटी है। तो इसीलिए यहाँ पर यह रीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर स्टेट के हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ कोई एरिया को टच करता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का एरिया है। झारखंड पूरा का पूरा है आपका। बिहार का एरिया देखिए, बिहार का एरिया भी टच होता है। फिर उड़ीसा, नॉर्थ उड़ीसा जो है वह टच होता है, और साथ ही बंगाल का, वेस्ट बंगाल का वेस्ट वाला पार्ट, ठीक है, बंगाल का वेस्ट बंगाल वेस्ट वाला पार्ट, पश्चिमी पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा नागपुर रीजन्स है, और वहाँ पर उद्योगों का मैक्सिमम कंसंट्रेशंस है। यहाँ पर आयरन ओर, स्टील इंडस्ट्री वगैरह है, कोल इंडस्ट्री वगैरह, यहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन यहाँ पर देखा गया है। एक रीजन है हुगली रीजन है। अच्छा, यह जो रीजन है पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री रीजन है, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन वहीं एक विडंबना देखिए, एक रेडिकुलस चीज़ देखिए कि सबसे ज़्यादा गरीबी आपको दिखेगी तो यहीं पर दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर माइनिंग्स मिनरल तो है, और इंडस्ट्रियल रीजन भी है, हैवी इंडस्ट्री लगाया भी गया है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर दामोदर जो वैली है उस कारण से यहाँ पर पानी की सप्लाई होती है, पावर प्रोडक्शन की सप्लाई होती है, चीप लेबर मिलता है। तो इन सारी चीज़ों के कारण यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो सेंट्रलाइजेशन है, वह कंसंट्रेशन है, वह काफ़ी ज़्यादा हुआ है। लेकिन सबसे इनरिच्ड एरिया होने के बावजूद भी, इंडिया का सबसे इनरिच्ड एरिया है यह, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा गरीबी यहीं पर देखी जा रही है। चाहे वह छत्तीसगढ़ का पार्ट हो, झारखंड का पार्ट हो, उड़ीसा का पार्ट हो, वेस्ट बंगाल का पार्ट हो, या बिहार का पार्ट हो, सबसे ज़्यादा गरीबी वाला एरिया यह है। चलिए, एक एनालिटिकल चीज़ है, इसको हम लोग मेंस के लेवल पर ज़्यादा बेहतर ढंग से फिर देखेंगे।
एनालाइज करके अभी हमें थोड़ा सा फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना है या फिर आपकी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की संभावना है, तो देखिए कि यहाँ पर छोटा नागपुर जो प्लेट्स का जो कुछ हिस्सा बिहार में भी, जो दक्षिणी बिहार का पार्ट है, ठीक है, वहाँ भी टच होता है। जो आपका कैमूर और रोहतास का एरिया हो गया, इधर मुंगेर वाला एरिया हो गया, ठीक है, नवादा वाला एरिया हो गया, तो ये सब एरिया में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वह पूरे छोटा नागपुर रीजन्स के काफ़ी नज़दीक है या फिर उसका विस्तार वहाँ तक है। इसलिए गवर्नमेंट की यह बहाना कि मतलब यहाँ पर हैवी इंडस्ट्री की पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल बेबुनियाद है। यहाँ पर पूरी संभावना है। जब यहाँ से रॉ मटेरियल को लेकर के और तमिलनाडु कर्नाटका में विकास किया जा सकता है, आयरन स्टील वगैरह की स्थापना की जा सकती है, तो फिर दक्षिणी बिहार में क्यों नहीं किया सकता है। चलिए, एक दूसरा रीजन जो है वह हुगली रीजन है, और हुगली रीजन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जूट इंडस्ट्री, यहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री है, रिफाइनरी है, पेपर मिल है आदि की संभावना है, और यहाँ पर इस प्रकार का इंडस्ट्री लगाया गया है। यहाँ भी है सस्ता लेबर मिल जा रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। तो दूसरा हुगली रीजन हो गया। एक तीसरा आपका रीजन विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन है, यह आंध्र प्रदेश का पार्ट है, ठीक है, और यह एरिया भी, यह इंडस्ट्रियल रीजन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला आपका है बेंगलोर तमिलनाडु रीजन। अच्छा, विशाखापट्टनम वाला है कि इसको पोर्ट की फैसिलिटी है, ठीक है, एक पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया है। विशाखापट्टनम पोर्ट से चीज़ों की सप्लाई इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट बेहतर ढंग से हो सकता है, तो उसकी फैसिलिटी यहाँ पर है। इसलिए पोर्ट इंडस्ट्री वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। फिर अगला आपका बेंगलुरु और तमिलनाडु रीजन है। फिर यह एरिया भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बाबा बुदन की पहाड़ी है, बादाम की पहाड़ी आदि से वहाँ पर आयरन ओर वगैरह हम लोग देखेंगे इसको डिटेल में। फिर एक आपका रीजन है कोल्लम तिरुवनंतपुरम का रीजन है, एक केरला का पार्ट है, और यहाँ पर कोल्लम हो गया, कोची हो गया, अलवाई हो गया आदि, तिरुवनंतपुरम हो गया, यहाँ पर इंडस्ट्री का सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा है। यहाँ जो इंडस्ट्री है केरला में, उसकी खासियत यह है कि यह एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। वहाँ पर चूँकि नारियल का प्रोडक्शन है, मिर्च मसाले का प्रोडक्शन है, फिशरीज आइटम्स है, हाँ, तो इन सारी चीज़ों का वहाँ पर प्रोडक्शंस ज़्यादा है। तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री का यहाँ पर ज़्यादा, चाय भी है आपका, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट रीजन आपका इंडस्ट्रियल रीजन में बॉम्बे पुणे रीजन है, यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ भी कॉटन इंडस्ट्री का यह प्रमुखता है यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर पूरा का पूरा कॉटन का बेल्ट है, काली मिट्टी का, ब्लैक सॉइल का एरिया है, और कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो कॉटन इंडस्ट्री हो गया, साथ ही रिफाइनरी हो गया, बॉम्बे हाई वगैरह वाला एरिया है आपका, साथ ही इसको पोर्ट भी मिल रहा है। तो इसलिए इस एरिया में डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। एक आपका गुजरात रीजन है। गुजरात रीजन में आपका अहमदाबाद से लेकर के सूरत है, बड़ौदा है, ठीक है, आदि, आनंद है, इस सारे एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा आपका, अच्छा एक और है आपका दिल्ली वाला, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन। तो यह क्या है, यह रीजन सारे रॉ मटेरियल से दूर है। यहाँ पर किसी प्रकार के रॉ मटेरियल की उपलब्धता उस रूप में नहीं है। तो यहाँ पर लाइट इंडस्ट्री, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन से रिलेटेड इंडस्ट्री, यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, और ये मार्केट एक्सेस वाला, मार्केट को फोकस करके इस इंडस्ट्रियल जोन को डेवलप किया गया है। चूँकि सारा का सारा एरिया इन दिल्ली और आसपास का एरिया है, इसलिए पूरी मार्केट्स हब है यहाँ पर। तो अब देखिए कि बिना रॉ मटेरियल का भी इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह पूरे इंडिया को हम लोग 8
इंडस्ट्रियल जोन में बांट करके देखते हैं। इसको आप लिखने की बहुत आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को मैं दे दूंगा, ठीक है। ये देखिए जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं इंडिया में, वह मेजर में आपका या बॉम्बे पुणे रीजन, हुगली रीजन, बेंगलोर तमिलनाडु, गुजरात रीजन, छोटानागपुर रीजन, विशाखापट्टनम गुंटूर, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन और कोल्लम तिरुवनंतपुरम रीजन्स, ठीक है। फिर इसके अलावा इंडिया में जो एक माइनर इंडस्ट्रियल, ये तो मेजर में आपका हो गया, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन हो गया। कुछ माइनर इंडस्ट्रियल रीजन भी हैं, इसमें 13 हैं। इसमें अंबाला, अमृतसर, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर हो गया, इंदौर, देवास, उज्जैन हो गया एमपी वाला, एक जयपुर अजमेर राजस्थान में है, एक कोल्हापुर हो गया, और ये साउथ ये आपका महाराष्ट्र और कर्नाटका वाला एरिया हो गया, नॉर्दर्न मालाबार वाला एरिया हो गया, ये आपका एमपी वाला एरिया है, मिडिल मालाबार वाला एरिया हो गया, आदिलाबाद वाला, ठीक है, आदिलाबाद निजामाबाद वाला एरिया हो गया, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का पार्ट हो गया, ये आपका यूपी का हो गया, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर का जो बेल्ट है, ठीक है। फिर भोजपुर, मुंगेर, ये बिहार में आपका हो गया। फिर दुर्ग, रायपुर, ये छत्तीसगढ़ का हो गया। फिर बिलासपुर, कोरबा, यहाँ पर कोयले की इंडस्ट्री ज़्यादा है, कोल इंडस्ट्री है। दुर्ग, रायपुर वाला एरिया में स्टील इंडस्ट्री है, भिलाई वगैरह वहीं पर लगाया गया है। और ब्रह्मपुत्र वैली है, ये असम वाला रीजन है। तो इस प्रकार से जो 8 जो इंडस्ट्रियल रीजन है, उसके अलावा यह 13 हमारा क्या है, माइनर इंडस्ट्रियल रीजन है, ठीक है। इसमें आपका बिहार से भोजपुर और मुंगेर का रीजन है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग स्टेट्स के आधार पर इसको आप लोग याद रख सकते हैं, अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से कि यूपी में कौन है, तो यूपी में फिर महाराष्ट्र में कौन है, पंजाब में कौन है। तो इस ढंग से आप चीज़ों को बांट कर देख सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया माइनर इंडस्ट्रियल रीजन। अब एक आता है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसके अलावा 15 इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स भी है अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से। तो जैसे बिहार में इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स में आपका पूर्णिया आता है, ठीक है। यूपी की बात करें तो यूपी में ऊपर में हम ले लें तो आगरा हमारा महत्वपूर्ण है, लखनऊ हो गया, कानपुर सबसे महत्वपूर्ण है, गोरखपुर है, बरेली है। तो यूपी में इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है। फिर इधर महाराष्ट्र में देखिए तो नागपुर है, राजस्थान में देख लें तो जयपुर है, ठीक है। फिर इधर एमपी को देखें तो ग्वालियर हो गया, फिर जबलपुर हो गया, तो इस साल भोपाल हो गया, उड़ीसा में कटक हो गया, राजस्थान में कोटा हो गया। तो इस प्रकार से पूरे इंडिया में 15 इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में हम देखते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्री का कंसंट्रेशन है, सेंट्रलाइजेशन है, किसी खास इंडस्ट्री के लिए वह डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है, ठीक है। तो यह आपका ये हो गया। डिटेल में अलग अलग जो 8 हमने इंडस्ट्रियल रीजन देखा, उस पर अभी जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और वैसे मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ और आपको यह मिल भी जाएगा, ठीक है। बस केवल इस 8 डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल रीजन्स को याद रखना है। ये देखिए बॉम्बे पुणे इंडस्ट्रियल रीजन हो गया, फिर आपका ये हुगली इंडस्ट्रियल रीजन हो गया। तो डिटेल में आपकी सारी चीज़ें मिल जाएगी, कहाँ पर किस टाइप की इंडस्ट्री की ज़्यादा प्रमुखता है। बेंगलोर चेन्नई इंडस्ट्री हो गया। इस प्रकार से 8 टाइप का जो रीजन है, 8 रीजन जो है इंडस्ट्रियल रीजन है। गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। छोटानागपुर रीजन हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन हो गया, फिर कोल्लम तिरुवनंतपुरम रीजन हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि इंडिया में जो विभिन्न इंडस्ट्री वगैरह, अब एक एक करके अलग अलग एरिया को मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स के आधार पर हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि सबसे पहले हम लोग आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बातें हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इंडिया में आयरन और स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत 1907 में हुई थी और जमशेद जी ने जो अभी जमशेदपुर का एरिया है वहाँ पर स्वर्णरेखा और खरकई नदी के पास
जो साक्षी जगह है वहाँ पर उन्होंने टाटा नगर की स्थापना किया और वहाँ पर उन्होंने टाटा आयरन स्टील्स कंपनी की स्थापना इन्होंने किया 1907 में। ठीक है, जो डेट था वह है 25 अगस्त, कहीं 26 अगस्त भी आपको दिखेगा, तो 25-26 अगस्त 1907, ठीक है, 1907 में इसकी शुरुआत यहाँ पर आयरन इंडस्ट्री की यहाँ पर मानी जा सकती है। उसके बाद आगे हम बढ़ें तो एक जो आयरन और पूरी आयरन और स्टील इंडस्ट्री का जो सेंट्रलाइजेशन है वह मैं बता चुका हूँ कि छोटा नागपुर का जो प्लेट है उस रीजन में यहाँ ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन देखा गया है और एक क्रिसेंट शेप्ड रीजन है। इसमें जैसा कि मैं बताया छोटा नागपुर वाला जो रीजन है, इंडस्ट्रियल रीजन है, उसमें क्या है कि आपका छत्तीसगढ़ का एरिया हो गया, फिर छत्तीसगढ़ का नॉर्दर्न उड़ीसा हो गया, झारखंड पूरा आपका हो गया और वेस्ट बंगाल का एरिया हो गया, फिर बिहार का भी कुछ दक्षिणी बिहार का पार्ट आता है जो कि मिनरल्स के लिए काफ़ी इनरिच्ड एरिया है और वहीं पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री का कंसंट्रेशन देखा गया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है हमें रॉ मटेरियल के रूप में आयरन ओर मिल जा रहा है, साथ ही उसके आसपास के रीजन में क्या है कि कोल की भी उपलब्धता है। तो इस क्रम में जो पहला है, जैसा कि मैं बताया कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को एस्टेब्लिश 1907 में किया गया है और ये मुंबई कोलकाता रेलवे लाइन पर है। स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी से यहाँ इस प्लांट को पानी मिलता है। ठीक है, इसमें जो एक महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आयरन ओर मिलता है, प्रश्न आ सकता है वह कहाँ से आ रहा है, तो नोवा मुंडी से। ठीक है, पास में ही नोवा मुंडी है, नोवा मुंडी और बादाम की पहाड़ी से। ठीक है, जो कोयला मिलता है वह जोड़ा माइंस से मिल रहा है, जोड़ा माइंस से कोल मिल रहा है और कुकिंग कोल झरिया से मिल रहा है। ठीक है, झरिया और बोकारो से मिल रहा है। तो इस प्रकार से यह जो टिस्को है टिस्को को इन सारे एरिया से रॉ मटेरियल मिल रहा है, आयरन ओर, कोल एटसेट्रा। ठीक है, अब आगे अच्छा, जैसा कि मैं बताया कि जो टिस्को है कि यह प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है और एक एमएनसी है, 26 देशों में यह काम कर रहा है और सेल के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस आयरन स्टील का है तो यहीं पर है। ठीक है, अच्छा, इसका जो टिस्को का हेड क्वार्टर है, याद रखने वाली बात यह है कि टिस्को का हेड क्वार्टर भूल करके भी आप जमशेदपुर नहीं मारेंगे, टिस्को का हेड क्वार्टर कोलकाता है। ठीक है, कोलकाता में, हालांकि कोलकाता भी वहाँ से नज़दीक है जमशेदपुर से, लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर कोलकाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसको, ठीक है, इसको यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, यह जो एरिया है, या हीरापुर, जो हुगली वाला रीजन है, हीरापुर और कुल्टी वाला एरिया में है और यहाँ पर इसको की स्थापना होती है। इसी क्रम में 1937 में आकर के स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना होती है इसी इसको के सहयोग से। ठीक है, और यह एरिया आपने देख लिया, हुगली रीजन का एरिया है, हीरापुर और कुल्टी वाला रीजन है। ठीक है, तो बाद में स्टील कंपनी ऑफ बंगाल भी इसमें मिल जाता है या उसके सहयोग से इसकी स्थापना होती है। ठीक है, आगे इसमें क्या है, 1972 में आकर के, ठीक है, ये टेक ओवर कर लिया जाता है। तो यह इसको है, इसको भी काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टील प्रोडक्शंस के लिए यह है। अब आगे है एक VISL यानी विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड। ठीक है, पहले यह मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्क्स रखा गया है।
और यह जो है यह जो भद्रावती नदी के किनारे यह एरिया है और बाबा बुदन हिल्स से इसे रॉ मटेरियल मिलता है। ठीक है, जो आयरन ओर मिलता है वह है केमान गुडी से मिल रहा है, बाबा बुदन हिल्स से मिल रहा है। ये भद्रावती नदी पर है और एक स्पेशलाइज्ड